हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसे फिजिक्स का पहला चैप्टर कहा जाता है। फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान होता है। तो आज की इस क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर की शुरुआत का एक ऐसा वीडियो हमने पहले से ही आपको दे दिया है जिसमें मैंने पहले से ही आपको बता दिया है कि आपको इस चैप्टर में आखिर क्या क्या पढ़ना है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को भी देखें। और इस क्लास में आज हम बात करेंगे आपका प्रकाश के बारे में, मतलब कि आपको लाइट के बारे में पता चलेगा, प्रकाश के गुण के बारे में मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा, प्रकाश किरणें मतलब लाइट रे के बारे में पता चलेगा, और प्रकाश का परावर्तन जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता चलेगा। उसके बाद प्रतिबिंब है जिसे हम लोग इमेज कहते हैं। इतने टॉपिक्स आज की क्लास में आपको क्लियर करके दिए जाएंगे। शुरुआत करते हैं प्रकाश के साथ। और एक बात और बताना चाहेंगे कि जो भी क्लास में आज हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा का सारा आप PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको एक PDF की लिंक मिलेगी, वहाँ लिखा होगा PDF फॉर नोट्स, और वहाँ से पूरे क्लास का नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी में। और जो क्लास में आज हम पढ़ाएंगे वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो बात करेंगे प्रकाश के बारे में। तो थ्योरी इसकी थोड़ी सी सिंपल सी है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी नहीं जाती, लेकिन प्रॉपर्टीज ज़रूर पूछी जाती हैं। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। मतलब जो आपका प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वो क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है। मान लीजिए आप कहीं पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि सामने कोई खड़ा है। आप उसे कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि कोई भी एक लाइट का सोर्स उसके ऊपर जो है गिर रहा है। किसके ऊपर? जिसे आप देख रहे हैं। और टकराने के बाद वो लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है, और पहुंचने के बाद तभी आपको वो इंसान दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कि आपके सामने अभी आपका मोबाइल है, तो इसका मतलब कि जो भी लाइट रे है वो मोबाइल पे आके गिर रही हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो भी प्रकाश होता है वो क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता कर सकता है। और प्रकाश किसी जब वस्तु से टकराता है तो टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ये तो हो गई बात। उसके बाद प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन आपको 10th क्लास में सिर्फ 2 घटनाएं ही पढ़नी है। उसमें से पहली है प्रकाश का परावर्तन और दूसरी है प्रकाश का अपवर्तन। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया प्रकाश क्या हो गया, मैंने आपको बताया। इसके बाद हम बात करें प्रकाश के गुणों की। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर चलते हैं तो हमें पैरों की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं हमें बाइक की आवश्यकता होती है। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तभी हम चल पाते हैं। यदि हम बोल पाते हैं तब भी हमें जीभ की आवश्यकता होती है, अन्यथा जीभ नहीं होती तो हम बोल नहीं पाते। तो क्या हुआ? सुनने के लिए कान चाहिए। तो उसी प्रकार जो है, जो प्रकाश होता है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी चल सकता है। अब ये निर्वात क्या है? निर्वात का मतलब हो गया जहाँ वात ना हो, और वात को अगर वात का पर्यायवाची ढूंढे तो वो होता है हवा। मतलब वो निर्वात में भी चल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो प्रकाश की चाल होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके हाई स्कूल में बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 3 × 10 की घात 8। कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10 की घात 8। लेकिन यदि आपने मात्रक नहीं जाना, क्या नहीं जाना? मात्रक नहीं जाना, तो आपको समस्या होगी। क्योंकि पेपर में क्या करते हैं कि लिख देंगे 3 × 10 की घात 8 और मीटर की जगह पे किलोमीटर कर देते हैं, और आप सोचते हैं ये उत्तर सही है और आपका MCQ गलत हो जाता है। तो इतना बेहतर समझ में आ रहा होगा। और फिर इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, मतलब उसमें से ये आंसर देंगे ही नहीं।
फिर आप क्या करेंगे, वो वाला टिक करेंगे जिसमें किलोमीटर होगा, फिर समस्या होगी। इसलिए याद रखिएगा प्रकाश की जो चाल होती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लिख दीजिए और उसके पीछे 8 जीरो लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, उसके पीछे 8 जीरो लगा दीजिए और लिख दीजिए मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में प्रकाश जो होता है वो 30 करोड़ मीटर जो है दूरी तय कर लेता है। ये बात क्लियर समझ में आई। तो ये तो हो गया ये कि इसकी चाल कितनी होती है और प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा जो पॉइंट है, इसका गुण कह सकते हैं हम कि प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है और किसी अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता है। अब ये पारदर्शी और अपारदर्शी क्या है? पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होता है जो क्या हो कि कोई प्रकाश की किरण एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ से निकल जाए। जैसे कि आप सब कह सकते हैं कि कांच एक पारदर्शी माध्यम है। वाइट कलर की जो एक पॉलीथीन आती है वो भी क्या है, पारदर्शी माध्यम है। लेकिन यदि लोहे की कोई प्लेट रख दी जाए तो वो अपारदर्शी माध्यम होगा। क्या ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी? अंग्रेजी में पारदर्शी को कहते हैं ट्रांसपेरेंट और जो वो होता है अपारदर्शी उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ये हो गया हमारा। तो इतना क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसपेरेंट और इनट्रांसपेरेंट क्या होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि इसका और कौन सा गुण होता है। तो आप देखेंगे कि प्रकाश की चाल क्या होती है, जो हमने बताई 3 × 10⁸ होती है। प्रकाश का जो पहला बताया कि इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है आपकी 3900, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक, 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये सीखेंगे कि इंद्रधनुष में 7 रंग क्यों होते हैं, उसका रीज़न हम बताएंगे जब वो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मतलब प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? प्रकाश की वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम एक मात्रक है। इसे मीटर में यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आपको आ रही होगी। अब क्या हुआ कि ये तो हो गया कि हम लोगों ने क्या सीखा कि ये तरंग दैर्घ्य। चौथा और इम्पॉर्टेंट, प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में गति करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है, वो किसी दूसरी रेखा में नहीं चलेगा। मतलब वो ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, प्रकाश सीधे चलता है। लेकिन अधिकांश, सामान्यतः आप इसके आगे लगा सकते हैं, क्योंकि जब कभी पतली सी स्लिट रख दी जाए, पतली सी स्लिट मतलब कोई कांच का छोटा सा टुकड़ा रख दिया जाए, तो प्रकाश उससे टकराने के बाद अपना मार्ग बदल देता है और इस घटना को कहते हैं विवर्तन। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस क्या देखना है, प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इतना तो क्लियर बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश किरणों की, और ये प्रकाश किरणें 3 प्रकार की होती हैं। हम उनका नाम लिखते हैं बोर्ड पर। वो कौन कौन सी किरणें होंगी उनका नाम हम आपको बताते हैं। प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो टोटल होती हैं आपकी 3 प्रकार की। कौन कौन से नाम होंगे? पहला नाम होगा आपका अभिसारी प्रकाश किरणें। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं वो भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। अभिसारी प्रकाश किरणें अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब पुंज होता है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, पुंज मतलब जब बहुत सारी किरणें मिलाकर एक, जैसे मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च में बहुत सारी किरणें निकलती हैं और वो बना देती हैं एक झुंड, जिसको कहते हैं पुंज, है ना, मतलब बीम ऑफ लाइट। तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो ये इसका पहला नाम हो गया। दूसरी क्या है, डायग्राम आपको बताएंगे बनाकर, बिल्कुल बेहतर आप समझ जाएंगे, और नोट्स में तो आपको बेहतर लिखा हुआ मिल ही जाएगा। तो अपसारी प्रकाश किरणें। दूसरा होता है हमारा अपसारी प्रकाश किरणें। क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरणें। और उसके बाद जो तीसरा होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा समांतर प्रकाश किरणें। क्या नाम होगा, समांतर प्रकाश किरणें। अब जो ये समांतर होता है इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और उसके बाद ये जो होता है हमारा अपसारी, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ
लाइट हो गया। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, अब इसको समझिएगा। कितने प्रकार हमने आपको बताए? टोटल बताए हमने आपको 3 प्रकार। कौन कौन से? अपसारी, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अब डायग्राम में समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, अभिसारी याद रखिएगा कि बहुत सारी किरणें आए और किसी पॉइंट पर मिल जाएं। मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया कोई, इस पॉइंट पे बहुत सारी किरणें आती हैं और आने के बाद क्या होती हैं, सारी की सारी किरणें इसी पॉइंट पर आ जाती हैं। मतलब दूर से आने वाली प्रकाश किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी किरणों को कहते हैं हम लोग अभिसारी प्रकाश किरणें कहते हैं। बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि अभिसारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? जब दूर से आने वाली प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसी किरणों को कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरणें। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मतलब जो वो वाली जो है रेज जो कहाँ से आती हैं? दूर से आती हैं और एक पॉइंट पर मीट करती हैं, मतलब मिलती हैं। ऐसी रेज को क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या है? अब क्या हुआ, एक कोई प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, टॉर्च ले लिया और उस टॉर्च का जो मुख है वो ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा। तो क्या होगा कि यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो वो ऐसे फैलेगी, क्या करेगी? ऐसे फैलना शुरू हो जाएगी। तो क्या हो गया, ये चाहे जितनी आप बना दें, यहाँ मैंने 3 बनाई, यहाँ 5 बना दी, जितनी भी आप चाहें तो आप इसको और बना सकते हैं। ये बिल्कुल बेहतर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। तो क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन देखो अंदर की ओर है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब बाहर की ओर होगी। मतलब ये लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, मतलब ये लाइट का फैलना हो गया। और जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से चलकर फैलने लगे तो ऐसी प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? अपसारी, मतलब ये फैल रही हैं। क्लियर समझ में आया होगा। और समांतर के बारे में तो जानते हैं क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, और यदि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो समांतर क्या होता है? रेल की पटरी आपने देखी है, बिल्कुल देखी है। मान लीजिए ये एक रेल की ये हो गई और ये दूसरी ये हो गई, तो अब ये किरणें क्या है, इनकी ये दूरी जो है ये आपस वाली सब क्या है, बराबर है। तो ऐसी प्रकाश किरणें जिनकी परस्पर जो दूरियां आपस में हो वो क्या हो, बराबर हो, ऐसी प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। तो बिल्कुल बेहतर समझ में आ गया होगा। अब सारी दूर से आए एक जगह मिले, अब सारी एक पॉइंट से चले और फैल जाएं। और समांतर प्रकाश किरणें वो प्रकाश किरणें होती हैं जो क्या हो, जिनकी दूरी आपस में क्या हो, बिल्कुल बराबर हो। मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसी टॉर्च जिसका आगे का जो फेस हो उसमें बहुत सारी लाइट हो, बराबर निकले, बिल्कुल बराबर से जाए, तो ऐसी प्रकाश किरणों को समांतर प्रकाश किरणें कहते हैं। अंग्रेजी में पैरेलल बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और लास्ट में है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो तीनों के नाम आप समझ गए होंगे, बेहतर समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। तो रेज भी यहाँ से खत्म हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, है ना। तो क्या हुआ, अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो उससे पहले हमें इस बोर्ड को पूरा साफ करना पड़ेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कॉपी पेन लेकर बैठने की। आप चाहें तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं और आप वर्ड्स लिखना चाहते हैं तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें। इसके बाद हम बात करेंगे परावर्तन की, और किसके परावर्तन की, प्रकाश के परावर्तन की। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन हम बोलकर भी बताएंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है। क्या है, आपके पास एक टॉर्च है और आपके सामने एक शीशा लगा हुआ है जिसमें दूसरी तरफ पॉलिश है। पॉलिश होती है, नहीं होगी तो आप दिखेंगे नहीं उसमें। क्या किया, अब ये टॉर्च आपने ले ली और इसको आप ऐसे इरेक्ट करते हैं, जैसे कि मतलब ये मान लीजिए ये आपका शीशा हो गया। आप ऐसे रेस को डालते हैं, अब ऐसे किरण जाएगी, टकराने के बाद ऐसे वापस आएगी। समझ गए होंगे? ऐसे नहीं समझे तो डायग्राम से समझिएगा। क्या हुआ कि एक कोई हमने समतल प्लेन ले लिया। क्या ले लिया, देखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश का बिल्कुल माहौल है नहीं, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि हम अगर फ़ैन चलाएंगे तो आपको क्लियर आवाज़ समझ में आएगी ही नहीं, है ना। तो ये क्या हुआ, हमने एक कांच की प्लेट ले ली और इस कांच की प्लेट में नीचे हमने डॉट ऐसे लाइन खींच दी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने पॉलिश कर दी है। अब वो पॉलिश किसकी होती है वो भी हम आपको बताएंगे। वो होती है Ag2O, मतलब रजत दर्पण बनता है।
तो ये बेहतर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, अब एक दूर से किरण इसमें डालना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने ऐसा किरण इसमें डाल दी, है ना, समझिएगा। अब ये किरण जब इसमें टकराएगी तो टकराने के बाद क्या नीचे आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर नीचे आ गई तो यह परावर्तन नहीं होगा, यह अपवर्तन होगा। लेकिन नीचे आ नहीं सकती क्योंकि इसके इस तरफ क्या है, पॉलिश है। अगर ये पॉलिश ना होती तो कहाँ आती, नीचे आती, और उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बिल्कुल बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो क्या हुआ कि एक बीम ऑफ लाइट आई है, या कह सकते हैं कि एक रे आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई। बिल्कुल बेहतर क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो ये इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हैं आपतित किरण। और इस किरण को कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं परावर्तित किरण। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डाला जाता है। क्या डाला जाता है, एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। अब ये अभिलंब है, इसको हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं। अब ये नॉर्मल कैसे डाला जाता है, इसको आप समझ के कोशिश करते हैं आपको इसे हम समझाने की। मान लीजिए कि आपका ये एक कोई कांच का, आपकी एक कोई कांच की प्लेट है और आपने इसको ऐसे रखा है ना। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक अभिलंब डालना है मुझे इस पर, तो ऐसे दिखेगी, तभी आपको बिल्कुल दिखेगा कि ये बिल्कुल क्या है, प्लेन है। इसके ऊपर हम लोग एक ऐसे रे डाल देते हैं, और ये क्या है, आप देखेंगे कि इधर भी 90 डिग्री का एंगल है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब ऐसा, जो इसे हम लोग परपेंडिकुलर कह सकते हैं, है ना। तो इसको नॉर्मल नाम दिया गया। नॉर्मल है इसलिए इसे जो है कैपिटल एन से लिखा जाता है। बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे आप जब आप नोट्स को देखेंगे। और नोट्स यदि आप पहले लिखें और वीडियो बाद में देखें, जुड़े रहें हमारे साथ, तो आपका कोर्स जल्दी से पूरा होगा। और हम अब थोड़ी सी बड़ी बड़ी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, इसलिए हमें समय थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन जो वीडियो होगी वो बिल्कुल अच्छे से क्लास की होगी, और आने वाली क्लासेस में आपको प्रैक्टिकल करके भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, शॉप्स खुल नहीं रही हैं, लेंस वगैरह और ये सब मिल नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे और बेहतर। तो ये क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण आई, टकराई, वापस चली गई। अब इस आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट लाइट। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो ये इंसिडेंट मतलब IN, ये मार्कर ना नया है तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट कह सकते हैं, या इंसिडेंट रे कह सकते हैं, है ना। उसके बाद इसको क्या है, टकरा के वापस चली गई, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब जो टकराने के बाद वापस चली गई है। अब ये क्या है, ये जो हमारा है ये हमारी सरफेस है। और ये कैसी सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हम लोग क्या हिंदी में कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग हिंदी में समतल पृष्ठ है। क्या है, या सरफेस कह सकते हैं, प्लेन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं समतल पृष्ठ कह सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो ये तो बिल्कुल बेहतर समझ में आपको आ रहा होगा। और इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब बात है कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऐसे लिखा जाता है। सब कुछ आपको वहां से दिख रहा होगा, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, समतल पृष्ठ। बिल्कुल बेहतर समझ में आ रहा होगा। एक लाइट रे आई, टकरा के वापस चली गई। और कह सकते हैं कि जब, अब डिफिनेशन सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब व्हेन अ लाइट रे क्या है, ये हो रही है इंसिडेंट अपॉन अ प्लेन सरफेस, देन
मच ऑफ पार्ट, या कह सकते हैं कि उसका जो मोर पार्ट है वो उसी जो मीडियम है उसी मीडियम में वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ऐसे इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसिडेंट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल बेहतर आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपके पास बुक है तो आप उसे खोल कर रखें, तब जब आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब, नहीं तो बुक की कोई ज़रूरत नहीं, बस नोट्स कंप्लीट करें। यदि आप यूपी बोर्ड में हैं तो 100% आपको 90 नंबर बेहतर मिलने वाले हैं, है ना। तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और कुछ हो सकता है। अब क्या हुआ, इसके बीच में एक एंगल बनता है। एंगल कैसे बनता है? मान लीजिए ये एक मार्कर है, इसे हम बीच से तोड़ दें तो क्या होगा? एंगल बनेगा ना। मतलब मेरी उंगली है, इसको हम ऐसे मोड़ें तो ये एंगल बन गया यहाँ पे। तो मतलब इनके बीच में एंगल बनता है, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं। इसके बीच में आर लिखते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। देखिए डायग्राम मेन है और डायग्राम समझ गए तो सब कुछ आप समझ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। अभी आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण वह कोण होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, इसे आपतन कोण कहते हैं। कोण को अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं। तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हम लोग का हो गया है। तो इतना बेहतर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब ये आपतित किरण क्या होती है? जो गिरती है। परावर्तित क्या है? जो रिफ्लेक्ट होके जाती है। अभिलंब क्या है? इन दोनों के बीच में खींचा जाता है। आपतन बिंदु क्या है? ये आपतित किरण परावर्तित किरण जहां मिलती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो इतना बेहतर आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन से हैं? बिल्कुल डायग्राम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है। देखिए बताते हैं क्या हुआ। आपकी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यह है हमारा पहला नियम। क्या हुआ कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और उन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है तो सारे के सारे कहाँ होते हैं? वो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही स्थित होते हैं। मतलब सिचुएटेड एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये फर्स्ट रूल हो गया। तो फर्स्ट रूल क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दोनों के बीच में खींचा गया अभिलंब, दोनों क्या होते हैं? सारे के सारे एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला हो गया। तो इसको हम लोग चाहे तो लिख के कर सकते हैं और चाहे तो आप नोट्स में देख सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट होगा? दूसरा आपका जो रूल है वो ये है कि जो आपका ये इंसिडेंस एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल, और ये परावर्तन कोण मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हुआ? इसको आप नोट जरूर कीजिएगा कि आपका इंसिडेंट एंगल यानी कि आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण ऑलवेज इक्वल होता है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं। तो क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये तो बेहतर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम क्या है। तो अगर आपको बेहतर समझ में आया है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, और इमेज के बारे में आप बेहतर जानते हैं कि इमेज क्या होती है, लेकिन उसको हम लोग अपनी कॉपी पर साइंटिफिक वे में उसकी डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे। देखिए, यदि आप मुझे देख रहे हैं तो वास्तव में देख रहे हैं क्या? नहीं, आप मेरी इमेज को देख रहे हैं, है ना, क्योंकि हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप उसे देख रहे हैं तो मतलब आप उसकी इमेज को देख रहे हैं, मतलब मेरी इमेज को आप देख रहे हैं। अब ये जो इमेज होती है ये कैसे बनती है, किस प्रकार बनती है और क्यों बनती है, इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। और ये 2 टाइप्स की होती हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज। दूसरा आभासी, जिसको इमेजिनरी कह सकते हैं या वर्चुअल कह सकते हैं। वर्चुअल VIR और TUAL, वर्चुअल इमेज भी कह सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज ही लिखेगा क्योंकि NCERT ने वर्चुअल नाम ही दिया है। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में बात करेंगे। अब कैसे बनता है इससे समझिएगा। मान लीजिए अभी आपने उत्तल लेंस या कोई दर्पण नहीं पढ़ा है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास क्या है? एक कांच की कोई एक प्लेट है, ठीक है, और वो बीच से उभरी है और साइड में पतली है। ये एक प्रकार का लेंस है। जब आपको बताएंगे, जब पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल बेहतर समझा दिया जाएगा, है ना।
तो ये एक प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं और आने के बाद ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है ना। ये प्रकाश किरण इधर जा रही थी और जाने के बाद ये एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। कौन इकट्ठा कर रहा है? ये लेंस यहाँ पे इसको इकट्ठा कर रहा है ना, सारी किरणों को एक जगह पे मिला रहा है। ये बिल्कुल समझ में आया। तो जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, एक बिंदु कहें या एक बिंदु वस्तु कहें, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि ये किरणें इधर से जा रही हैं, है ना। तो क्या हुआ, जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जब वास्तव में ना मिले, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे प्रतिबिंब को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब ये आभासी प्रतिबिंब का बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब का बनता है। आपने प्रोजेक्टर जरूर देखा होगा, सिनेमा हॉल में मूवी जरूर देखी होगी। मूवी में क्या होता है कि एक छोटा सा क्या होता है, डब्बा जैसा रखा होता है, उससे लाइट रे निकलती है और उस वाइट पर्दे पे वो डाली जाती है। और जब वाइट पर्दे पे वो गिरती है, मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूँ, 2D फिल्मों की बात कर रहा हूँ, तो वो जो लाइट रे निकलती हैं, वो निकलने के बाद उस पर्दे पे गिरती हैं और गिरने के बाद क्या होता है, आपको दिखता है, क्या दिखता है, जो मूवी में चल रहा है वो सब दिखता है ना। तो क्या हुआ कि उस प्रोजेक्टर से लाइट निकली और निकलने के बाद उस पर्दे से टकराई और टकराने के बाद मेरी आंखों तक आई, तभी तो आपको वो पर्दा में जो हो रहा है वो दिखा ना। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ आभास हो रहा है, आपको वास्तव में नहीं दिख रहा है। लेकिन हम बात करें कि मान लीजिए आपके सामने कोई खड़ा है, आपके डैडी आपके सामने खड़े हैं, तो क्या आप डैडी को वास्तव में देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। और डैडी को जब आप वास्तव में आप देखते हैं तो हमेशा आप किसी भी चीज़ की सिर्फ और सिर्फ इमेज ही देख सकते हैं, तो वो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और जब आभास होता है तो आभासी प्रतिबिंब, और जब वास्तव में देखें तो वास्तविक प्रतिबिंब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करने हैं, प्लस और माइनस इसका फ़र्क होता है और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो इसलिए याद रखना है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। तो जब एक बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद, देखिएगा इसमें कौन सी घटना हुई, इसमें हुई हमारी अपवर्तन। क्यों? परावर्तन नहीं हुई, अपवर्तन मतलब लाइट रे उस तरफ निकल गई और उस तरफ ना निकलती तो परावर्तन, जो अभी अभी पढ़ा है ना। तो ये अपवर्तन भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अपवर्तन की घटना लेंस में होती है और परावर्तन की घटना दर्पण में होती है। तो क्या हुआ, ये सब पढ़ना है आपको, लेकिन उससे पहले जानना है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक आभासी, दूसरा वास्तविक। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी एक जो है अपवर्तन या परावर्तन, एक घटना होगी, किसी एक घटना के बाद वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में ना मिले तो आभासी प्रतिबिंब, वास्तव में ना मिले या आप लिख सकते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, तब इसे कहते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब। डायग्राम आपको बनाने हैं, अगली क्लास में हम आपको 6 से 7 डायग्राम बनाकर बताएंगे और कैसे देखेंगे कि वो डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। 6 डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो गोली दर्पण पर बनाए जाएंगे, और 2 जो होंगे वो हमारे गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ये भी अभी पढ़ना है। तो उसके टोटल 8 डायग्राम होंगे और 8 डायग्राम होंगे लेंस के, और इनमें से एक पेपर में ज़रूर आता है आपका 4 नंबर का, और बिल्कुल फ्री के नंबर है, उससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता फिजिक्स में। तो इसलिए तैयारी करनी है, और ये जो आपको प्रोटेक्टर और कंपास वगैरह खरीद लेना है, क्योंकि चांदा प्रकार की भी मतलब ज़रूरत पड़ेगी ही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपने आभासी प्रतिबिंब भी जान लिया और वास्तविक प्रतिबिंब भी जान लिया। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे दर्पण के बारे में, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, और इनकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, और उनके डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ आपको पढ़ना है अगली क्लास में। और यदि आपको हमारी क्लास ये समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमारी मेहनत पर भी ध्यान दें और अपनी मेहनत पर भी ध्यान दें। आप मेहनत करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, बाकी तो मुझे पसीना निकल ही रहा है। तो उम्मीद है ये क्लास बेहतर समझ में आई है, और यदि आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का जो नोट्स है उसे डाउनलोड करके कॉपी पे लिख लेना है और उसे याद करना है, और बार बार वीडियोस को देखना है यदि आपको क्लास समझ में
नहीं आती है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।